आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि मैक्सवेल्स इक्वेशंस क्या हैं और उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम कैसे रिलेट करेंगे, तो आज हमने ये देखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं? बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे वेव्स होती हैं जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता मूव करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि ये सूरज है, सूरज से जो रोशनी हमारे ज़मीन तक आती है, तो वो जो ज़मीन तक हमारी रोशनी आती है उसमें अगर आप देखें तो ये ज़मीन और सूरज के बीच में एक स्पेस आती है जहाँ पे कोई मीडियम नहीं, यानी यहाँ पे वैक्यूम होता है, कोई पार्टिकल नहीं है। पार्टिकल नहीं है, मीडियम तो है, वैक्यूम एक मीडियम है लेकिन पार्टिकल नहीं है। तब इलेक्ट्रो जो लाइट है सूरज की वो तो हमारे तक फिर भी पहुंच रही है, तो यानी इसको मीडियम नहीं चाहिए, यानी इसको सॉरी पार्टिकल मोशन के लिए नहीं चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। कैसी दिखती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको मैं फेमस एंड फेडेड डॉट कॉम से जो एक एनिमेशन है वो दिखाता हूँ। इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके अंदर दो पोर्शंस होते हैं। एक अगर आप देखें तो ये ग्रीन वाला मैग्नेटिक फील्ड वाला और एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो कि आपको ब्लू नज़र आ रहा है। इसका एक और व्यू ताकि समझ आ सके कि क्या है, जो कि इस एनिमेशन में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन है ब्लू वाला, वो ऊपर नीचे जा रहा है अगर आप देखें तो, जबकि वो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड वाला है, सॉरी ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो कि ऊपर नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वाला यूं जा रहा है, आप कह लें अंदर बाहर करके यूं। तो ये आपके पास इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी हैं वो मूव करती हैं। जबकि मैक्सवेल्स इक्वेशंस क्या हैं, ये इक्वेशंस ऐसी हैं जो कि डिस्क्राइब करती हैं किस चीज़ को, इन्हीं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो आपस में इंटरेक्शन है जिससे वेव आगे मूव कर रही है, उसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन ये फराहम करती है। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली मैग्नेट अपने इर्द गिर्द एक जगह बनाता है जिसके अंदर कोई और मैग्नेट है तो ये उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, इसी तरीके से उस जगह को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अगर एक चार्ज एक उसके इर्द गिर्द एक जगह जिसके अंदर कोई और चार्ज आ जाए तो ये वाला चार्ज उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, उस जगह को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक चीज़ थी जो मैं बताना चाह रहा था। मैक्सवेल्स इक्वेशन टोटल हैं चार किस्म की, चार किस्म की नहीं मतलब चार इक्वेशन है, जिसमें पहली है गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। रो क्या है, चार्ज डेंसिटी, यानी कि कितना चार्ज एक वॉल्यूम में है तो उसे हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। जबकि एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये आपके पास परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, दो चार्जेस हैं उसके दरमियान जो मीडियम है, अगर यहाँ पे कुछ भी ना हो यानी वैक्यूम हो तो फिर आपके पास उसको उसके जो मीडियम यानी वैक्यूम है तो उसके लिए हम फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लगाते हैं जो कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को कम करती है। एक और इक्वेशन जो कि क्या कहलाती है, गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, जो कि है डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, जिसमें बी क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड है। अब गॉसेस लॉ हमने जो पढ़ा है वो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए पढ़ा है, जो कि है समीशन ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ए क्या है, एरिया, क्यू क्या है, चार्ज, जबकि एप्सिलॉन नॉट वही परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। लेकिन ये उसका एक एडवांस वर्जन है जो कि हम देखेंगे। जो मजीद दो इक्वेशन है उसमें हमारे पास एक है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शल बी बाय पार्शल टी, जिसमें बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, टी क्या है टाइम। पार्शल बेसिकली एक बेसिकली मैथमेटिकल एक आप कह लें एक ऑपरेशन है जो कि अप्लाई होता है, जो कि हमारा फ़िलहाल इससे मकसद नहीं है, लेकिन इसका आप कहने आसान मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड तब्दील हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है। इसी का फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसका ये आप कह रहे हैं एक एडवांस वर्जन है। इसके अगर मैं सिंपल वर्जन की बात करूं तो सिंपल वर्जन ये है जिसको आज हमने ड्राइव भी करना है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की तब्दीली डेल क्या है, ये चेंज को बताता है, यानी चेंज इन किसके, यहाँ पर क्या है बी के अंदर यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से, वक्त के लिहाज से। तो ए एरिया है 2 पाई आर में, आर क्या है, ये उस लूप का एरिया रेडियस होगा जो कि आगे हम पढ़ेंगे, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैं लेबल भी कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास जो फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आसान वर्जन है जो कि आज हमने देखना है, ये बता के आ रही है कि जब मैग्नेटिक फील्ड तब्दील होती है, चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के लिहाज से, विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। जबकि अगली जो चौथी इक्वेशन है जो कि कहलाती है एम्पेयर्स लॉ, वो क्या है, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई बाय पार्शियल टी, जिसका आसान वर्जन मैं बताऊं तो वो ये है जो कि हम देखेंगे, जो कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एप्सिलॉन नॉट पार्शियल फाई ई बाय
पार्शल टी, जिसमें क्या है ये फाई ई क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फ्लक्स क्या होता है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि जब एक लूप या किसी एरिया में से जो लाइंस हैं वो गुजर रही हैं, कौन सी लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं, तो उसे हम कहते हैं फ्लक्स। तो जब फ्लक्स वक्त के लिहाज से तब्दील हो तो वो बी यानी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। यही एम्पेयर्स लॉ है, जिसका आसान वर्जन ये है। इसमें म्यू नोट क्या है, जैसे दो मैग्नेट के दरमियान, दो चार्जेस के दरमियान मीडियम के बारे में एप्सिलॉन नॉट बता रहा था या एप्सिलॉन बताता था, परमिटिविटी बताती थी। इसी तरह दो मैग्नेट्स के दरमियान जो मीडियम है वो परमेबिलिटी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। आज हमने क्या करना है, मेनली हमने जो दो इक्वेशंस हैं वो ये दो इक्वेशंस हैं, जिसमें एक इक्वेशन ये है और एक ये है। इनको हमने डिराइव भी करना है और इनको हमने देखना है, लेकिन आज जो हमने देखना है वो इस इक्वेशन को डिराइव करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको करेंगे। अब ये जो पहली इक्वेशन जो कि फैराडे लॉ वाली थी, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की तब्दीली प्रोड्यूस कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए मैं एक सेटअप अरेंज करता हूँ जिसमें एक मैग्नेट लेता हूँ, ये एक लूप लेता हूँ, इस लूप का एक एरिया हो जिसको मैं इससे भी कर सकता हूँ, और साथ साथ उसका एक रेडियस हो लूप का, जो कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये अगर इसका सेंटर है तो इस सेंटर से इस यहाँ तक का जो फासला है ये इसका क्या है, ये रेडियस है, जो कि आर है, रेडियस ऑफ द लूप। अब ये मैग्नेट है, इसकी ज़ाहिर है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताती हैं। इसको मैं यहाँ पर लेबल भी कर लेता हूँ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि यहाँ पर आपके पास इस लूप से गुजर रही हैं, इस लूप को मैं ज़रा करीब कर लूँ। अच्छा, अब ये लाइन से गुजर रही हैं तो हमारे पास क्या है कि अगर मैं इसी मैग्नेट को क्या करूँ, थोड़ा आगे मूव करूँ, फर्स्ट कर इस मैग्नेट को मैं आगे मूव करूँगा। आगे मूव करूँगा तो पहले अगर आप देखें तो तीन लाइंस गुजर रही थी और तीन लाइंस जो कि इस लूप से एरिया से गुजर रही थी तो फ्लक्स था। अब मैं करीब करूँगा तो फ्लक्स अब 5 लाइनों की वजह से होगा, यानी फ्लक्स अब एक किस्म का आप कह लो ज़्यादा होगा। लेकिन लेकिन मेन बात क्या है कि फ्लक्स तब्दील हुआ, तो जब फ्लक्स तब्दील होता है तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक जब मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील होता है तो वो क्या पैदा करता है, ईएमएफ। ईएमएफ जो कि करंट पैदा करने की वजह, यानी चार्जेस के मोशन जिसको करंट कहते हैं उसकी वजह, जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म यानी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, एप्सिलॉन जो कि हमारे पास ईएमएफ है, जबकि एन क्या है, ये कितने लूप हैं, एक लूप है फिलहाल हमारे केस में, तो हम इसकी जगह 1 लिखेंगे तो 1 इससे मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगा। जबकि मैं फाई क्या है, ये फ्लक्स है, बी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई बी, और ये डेल फाई बाई डेल टी का मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स की तब्दीली टाइम के लिहाज से। तो ये एक किस्म का इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगी। लेकिन अगर आप फ्लक्स को रिवाइज करें, यानी कि फ्लक्स को अगर हम देखें तो फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी ए और साथ कॉज ऑफ थीटा, जिसमें बी मैग्नेटिक फील्ड ए एरिया है इस लूप का, जबकि थीटा क्या है, वो हमारे पास एंगल बिटवीन बी एंड ए, यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान जो डायरेक्ट वो है, क्या कहते हैं, एंगल, उसको हम कहते हैं यहाँ पर वो थीटा आएगा। अब अगर आप देखें तो ये एक एरिया है जिसका परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूँगा तो वो आएगा किस तरफ, वो आएगा इस तरफ। इस मैग्नेटिक फील्ड की इस लाइन को अगर आप देखें तो वो जा रही है इस तरफ, तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 180। तो यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी, 180, जिसको मैं अगर कैलकुलेटर से वैल्यू निकालूं तो 180 का कॉज लें तो हमारे पास -1 आता है। क्यों कॉज लें, क्योंकि यहाँ पर कॉज था ना, तो ये आपके पास -1 का मतलब कि इस सब का आंसर आएगा -1, माइनस यहाँ पर आ गया बी ए, और 1 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होकर यही आएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, -BA। यही वैल्यू मैं अगर यहाँ पे डालूंगा तो क्या हो जाएगा कि इक्वल टू माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, इसकी जगह -B आ गया, डेल आ गया, डेल टी आ गया, ठीक है, एज इट इज़। अब एरिया जो कि तब्दील नहीं हो रहा है इस लूप का, तो वो तो बाहर चला जाएगा, क्योंकि वो तो वक्त के लिहाज से तब्दील नहीं हो रहा, तो उसको हम बाहर लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा कि ए एरिया बाहर आ गया और साथ आपके पास डेल बी बाई डेल टी आ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा कि इसका ईएमएफ का। अब ये एक तरीका है ईएमएफ का निकालने का। दूसरा तरीका ये जो कि हम उसके बेसिक एक्सप्रेशन से देखेंगे, जो कि क्या है कि ईएमएफ होता है कि कितना एक वर्क डन हुआ है या कितना काम हुआ है किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, यानी वर्क पर डन पर यूनिट चार्ज। अब वर्क डन क्या होता है फिजिक्स के अंदर, जब कोई फोर्स लगे, यानी एफ मतलब फोर्स लगे और कोई बॉडी फासला तय करे या डिस्प्लेसमेंट तय करे, तो हम उसे कहते हैं वर्क डन। इसका अगर हम डायरेक्शन के छोड़ के मैग्नीट्यूड की बात करें तो एफ क्या है, ये हमारे पास है फोर्स, जबकि डी क्या है, ये हमारे पास है डिस्टेंस एक किस्म का। अब ये जो फोर्स और डिस्टेंस है ये कौन है, ये किसके ऊपर चीज़ें हो रही है, ये चार्ज के ऊपर, यानी फोर्स चार्ज के ऊपर लग रही है, डिस्टेंस जो कि चार्ज तय कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, वर्क डन की जगह एफ डी वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर डालता हूँ, जबकि क्यू एज इट इज़ आ जाएगा। अब चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमें पता है कि वो क्या है कि एफ इज इक्वल टू क्यू ई, जिसमें एफ क्या है, फोर्स है, क्यू चार्ज है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें अगर हम क्यू ई की वैल्यू यहाँ पर पुट करें
तो क्या आएगा कि हमारे पास ये इक्वल टू आ जाएगा और एफ की जगह क्यू ई आ गया, जबकि डी की जगह अब डी फासला। अब चार्ज अगर एक पूरा एक चक्कर मुकम्मल करेगा तो वो पूरा एक चक्कर जो कि सर्कल का उसने मुकम्मल किया है उसका हम सरकमफेरेंस जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर, आर क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल, और जबकि नीचे क्या आ जाएगा क्यू एज इट इज़। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, कैंसिल हो गए, नीचे क्या चीज़ रहेगी हमारे पास, वो रहेगी 2 पाई आर और ई, जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 2 पाई आर और ई रह गया। अब ये भी ईएमएफ है जो कि वैल्यू आई जो कि जनरल एक्सप्रेशन से हमने उसके निकाली, जबकि ये हमने फैराडे लॉ का इस्तेमाल करके निकाली। दोनों ज़ाहिर है इक्वल होंगी, जिसमें मैं अगर इसको 2 कहूँ और इसको 1 कहूँ तो मैं दोनों को कंपेयर करके मैं कह सकता हूँ कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और इनको मैं फिर क्या कर सकता हूँ इक्वल रख सकता हूँ, जो कि मैं यहाँ पे लिख दिया कि 2 पाई आर ई आ गया। इसकी जगह पर मैंने यहाँ पर ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो कि यहाँ से है वो उठा के यहाँ लिख दिया। अब अगर आप देखें मुझे ई चाहिए, ई को मैं इधर ही रहने देता हूँ, 2 पाई आर को उधर लेके जाता हूँ तो हमारे पास क्या है कि एक फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि होगा ई इज इक्वल टू ए ओवर 2 पाई आर इंटू डेल बी बाई डेल टी, जो कि बिल्कुल वही एक्सप्रेशन है जो कि हम डिराइव करना चाहते थे। यानी फैराडे लॉ ये वाला वर्जन जो कि हम डिराइव करना चाहते थे, जो कि क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की तब्दीली वक्त के लिहाज से क्या पैदा करिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि ज़ाहिर है इस लूप के इर्द गिर्द होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें अगर आप देखें तो जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तब्दीली होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जितना मतलब आप कह लें बड़ा लूप होगा या आप कह लें एरिया ज़्यादा होगा, उस लिहाज से एरिया ई जो है वो ज़्यादा होगी। जितना चार्ज जो है वो फासला ज़्यादा तय करेगा उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो आपके सामने ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया जिसको हमने डिस्कस भी किया, एनालाइज भी किया कि मतलब क्या है और कौन सी चीज़ बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आज हमने क्या किया, मैक्सवेल्स इक्वेशन के बारे में बात की, ये इक्वेशन हमने डिराइव की, ये हम नेक्स्ट में करेंगे। तो आज हमने फैराडे मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात की।